नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन जंग में पुतिन और ट्रंप का एक ऐसा खेल सामने आया है जिससे पूरा यूरोप हैरान रह गया है। हैरानी इसलिए भी है क्योंकि अब सीधे सीधे बोला जाने लगा है कि पुतिन ने पूरी बाजी ही पलट दी है और जो ट्रंप का परमाणु प्लान था वो एक तरीके से पुतिन ने फेल कर दिया है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस लाइन को लिखने के पीछे की वजह क्या है कि पुतिन ने पलटी बाजी, परमाणु हमला नहीं कर पाई ट्रंप। ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। इसके पीछे की दो तीन वजह हैं। पहले मैं आपको आज की दो तीन जो बड़ी खबरें हैं वो बताता हूं और उसके बाद हम एक एक खबर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। पहली खबर तो ये है कि रशिया ने पिछले 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 8 इलाकों पे बहुत बुरी तरीके से हमला किया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्वी यूक्रेन के जिन 8 इलाकों पर हमले हुए हैं उसमें 41 एयर स्ट्राइक रशिया ने 24 घंटे के अंदर की हैं, जिसमें 3100 जो ड्रोन हमले शामिल है। 3100 यानी समझिए 24 घंटे के अंदर 3100 ड्रोन हमले अकेले रशिया ने इस्तेमाल कर दिए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि लगभग 3000 तोप के जो गोले थे वो 8 इलाकों पर पूर्वी यूक्रेन के दागे गए हैं, जिसकी वजह से जो प्रकोव्स्क का पूरा इलाका है उसका 66% इलाका अब रूस के कब्जे में पूरी तरीके से आ चुका है। ये रॉयटर्स पर, अल जजीरा पर, बीबीसी पर हर तरीके की खबर इस वक्त बहुत तेजी से आ रही है कि आखिर रशिया ने अचानक इतने इंटेंस हमले क्यों कर दिए हैं, जबकि दावा किया जा रहा है कि 27-28 तारीख के बाद से जो बोला जा रहा था ना कि 27 नवंबर 28 नवंबर के बाद से समझौता हो सकता है, 28 सूत्री कोई प्रोग्राम बन सकता है, शांति योजना बन सकता है या 19 सूत्री बन सकता है। ये कोई सूत्री नहीं है, यहाँ गुणसूत्र अलग टाइप का चल रहा है और उसमें पुतिन और ट्रंप के जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ और ऊषा यूरिकोव, उनका एक ऑडियो लीक हुआ है और वो ऑडियो लीक होने ऑडियो क्या कहेंगे उसको बोलेंगे कॉल लीक हुई है और उसको लीक कर कहाँ किया गया, खुद अमेरिका में किया गया है और अमेरिका की एक जो मीडिया है उसी में उसको छाप दिया गया है। अब हैरानी वाली बात यह है कि ट्रंप को भी ये नहीं पता था कि उनकी इतनी गुप्त बातों को, उनके दूतों की गुप्त बातों को इस तरीके से नेटो, अमेरिका या रूस के कुछ खुफिया एजेंट लीक कर सकते हैं और उससे साबित हो सकता है कि ये जो युद्ध है रूस यूक्रेन युद्ध वो बहुत ही ज़्यादा घिनौना हो चुका है। पहली इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दें कि मामला है क्या है। पहली खबर ये आपको मैं बता चुका हूँ किस तरीके से हमले हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जेलेंस्की को अभी तक यही लग रहा था कि यूक्रेन को अगर कोई बचा सकता है तो अमेरिका बचा सकता है, लेकिन हमें हकीकत ये है कि अमेरिका के इशारे पर, ऐसी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इशारे पर ही इस वक्त यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कौन दावा किस आधार पे कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन जो पैटर्न है रशिया का अटैक करने का वो इतना बीभत्स और इतना भयानक है कि उसका सामना करना अब यूक्रेन के बस की बात नहीं रह गई है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 24 घंटे के अंदर 216 मोर्चों पर रशिया ने ज़बरदस्त टक्कर यूक्रेनी सेना को दी है। यह कहना चाहिए कि 216 जो मोर्चे थे वहाँ से जो यूक्रेन की सेना है वो भाग चुकी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक डेटा सामने अभी निकल कर आया है पिछले 24 घंटे के अंदर, जिसमें 60 दिन का हिसाब लगा के बताया गया है कि 28 सितंबर से लेके 27 नवंबर के बीच में जो 60 दिन बीचे हैं इसके अंदर अकेले 10,000 हवाई हमले किए हैं और उस 10,000 हवाई हमलों में जो था उसमें से 10,500 जो हवाई हमले हुए हैं उसमें से 10,000 ड्रोन हमले हैं और 500 मिसाइल हमले हैं, जिसके अंदर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को रशिया ने जमकर इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि पुतिन जो हैं वो ज़मीन पर भी अपनी कहते हैं ना बाजी को पलट रहे हैं और जो परमाणु जंग की धमकियाँ दी जा रही थी अमेरिका और नेटो और यूरोप की तरफ से उसकी भी धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा ठगा हुआ कोई महसूस कर रहा है तो वो जेलेंस्की अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में अब कुछ बच ही नहीं रहा है। एक तरफ 500 अरब डॉलर का समझौता, जो कहते हैं ना दुर्लभ खनिज का समझौता, जो अमेरिका यूक्रेन के बीच में हुआ था, उसकी वजह से यूक्रेन का एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा अब अमेरिका के कब्जे में जाने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशिया ऑलरेडी क्लेम कर चुका है कि वो 27% इलाके पे कब्जा कर चुका है और उसका टारगेट है कि पूर्वी यूक्रेन, मैं आपको जो अभी बात कर रहा हूँ वो पूर्वी यूक्रेन की बात कर रहा हूँ, उनका टारगेट है, वहाँ के रूसी कमांडरों का टारगेट है कि हम पूर्वी यूक्रेन का कम से कम 55% का इलाका पूरी तरीके से कब्जा कर लें। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ट्रंप पहले ही बोल चुके हैं कि 78% डोनबास का इलाका रूस के कब्जे में जा चुका है। ज़ैपोरिज़िया का इलाका भी 75% जा चुका है। अभी जो लेटेस्ट खबरें हैं उसमें जो प्रकोव्स्क इलाका है, सिर्फ जहां पे सबसे इंटेंस फाइटिंग चल रही थी, जो भीषण जंग चल रही थी, उसका भी 66% इलाका रशिया सेना ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। इस वक्त लीमन और लुहांस्क और ज़ैपोरिज़िया में सबसे तीखे हमले हो रहे हैं। अब खबर आती है कि वो परमाणु खेल क्या था जिसको पुतिन ने पलट दिया। परमाणु खेल स्टार्ट हुआ 14 और 16 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को पुतिन के
विशेष दूत उषा यूरिकोव और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, इन दोनों के बीच 14 अक्टूबर को एक कहते हैं फ़ोन पे बात हुई। फ़ोन का क्या था, उसमें बताया जा रहा है कि शायद किसी एक स्पेशल ऐप से उनकी बात हुई, कोई कह रहा है व्हाट्सएप पे बात हुई, और उसमें स्टीव विटकॉफ जो ट्रंप के दूत थे उन्होंने एक ट्रिक बताई। क्या बताई, किसको बताई पुतिन के जो विशेष दूत यूरी विश्वाकोव को। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जो ट्रंप साहब हैं उनको अपनी तारीफ सुनना, अपनी कहते हैं खुशादगी, अपनी चमचागिरी बड़ी पसंद है। मैं वर्ड अलग यूज़ कर रहा हूं, लेकिन उनका इशारा यही था कि अगर आप ट्रंप की चमचागिरी करेंगे तो बड़ा फ़ायदा रहेगा। और उन्होंने बोला कि जब ट्रंप और पुतिन की आपस में बातचीत हो तो पुतिन से आप कहिएगा कि वो ट्रंप की खूब जमकर तारीफ करें और बताएं कि आपने जो गाजा युद्ध रुकवाया है उसका कमाल आप ही कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में कोई कर ही नहीं सकता है। और ट्रंप को ऐसा आभास होना चाहिए कि जैसे युद्ध के डैडी, युद्ध के बॉस वही हैं। ये बात जब स्टीव विटकॉफ ने उषा यूरिकोव को बताई तो उषा यूरिकोव ने यही बात पुतिन को बताई। और पुतिन से जब 16 अक्टूबर को ट्रंप और पुतिन की आपस में बात हुई 16 अक्टूबर को, तो पुतिन ने उसी तरीके से सबसे पहले ट्रंप को धन्यवाद दिया, शुक्रिया किया कि आपने गाजा युद्ध को रुकवा दिया और आपने जिस तरीके से दुनिया की 6 या 7 जंगें रुकवाई हैं उसके लिए हम आपको बधाइयाँ देते हैं। और गाजा पे खूब जमकर तारीफ करी, ट्रंप बड़े खुश हुए। लेकिन क्या हुआ, जब ज़्यादा तारीफ पुतिन ने कर दी तो उससे क्या हुआ, ट्रंप का दिमाग खराब हो गया। ट्रंप को लग रहा है कि रशिया कमज़ोर है, पुतिन भी कमज़ोर हैं और ये इनसे लंबी बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनके खिलाफ एक ऐसा परमाणु प्लान तैयार कर देता हूँ जिसके घेरे में आकर पुतिन जो है वो मेरी सारी शर्तें मानेंगे, जैसे गाजा में हमास ने मारी। यानी कि जो गाजा में हमास और फिलिस्तीनी जो वार्ताकार थे, ट्रंप ने समझा ये उसी लेवल के पुतिन हैं। अब बताइए कहाँ गाजा में हमास और फिलिस्तीनी लड़ाके और कहाँ पुतिन जैसा एक धुरंधर लड़ाका जो पिछले 4 साल से जंग लड़ रहा है, उसकी तुलना उन्होंने आपस में अपने मन में कर ली। और उन्होंने, ट्रंप ने 2 टूक बोला कि याद रखिए कि रशिया और पुतिन जो है वो कागजी शेर साबित हुए हैं। जो 7 दिन में युद्ध वो यूक्रेन का जीत सकते थे उसको वो 4 साल से नहीं जीत पाए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि मैं पुतिन से लंबी बातचीत करूं या ऐसा कोई बातचीत करूं जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। मैं उनसे कोई मीटिंग नहीं करूंगा। हंगरी में जो था ना, बुडापेस्ट में, वहां पर एक मीटिंग होनी थी पुतिन और ट्रंप की। ट्रंप ने उसको 2 टूक मना कर दिया। अब क्या किया ट्रंप ने, उसी की आड़ में उन्होंने तुरंत अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियां, उसमें से एक थी मेन, उसको रूस के सागर के आसपास तैनात कर दिया और उसको रशिया को दिखाया कि देखो भैया, या तो आप बातचीत कर लो वरना हमारी परमाणु पनडुब्बियां जो हैं वो तुम्हारी सीमा से बहुत ही कम दूरी पर हैं, वो आराम से तुम्हारे शहरों को तबाह कर देंगी। लेकिन क्या किया, 14 तारीख को स्टीव विटकॉफ और उषा यूरिकोव की बात हुई, 16 अक्टूबर को पुतिन और ट्रंप की बात हुई और 21 अक्टूबर से पुतिन ने अपना खेल दिखाया। उन्होंने कहा अब हम आपको बताते हैं कि कागज़ का शेर कौन है। सबसे पहले पुतिन ने बताया कि हम कागज़ के शेर नहीं हैं, हम हैं रूस के वो भालू जो अपनी जकड़ से किसी को छोड़ते नहीं हैं। 21 अक्टूबर को पुतिन ने दावा किया कि हमने एक बहुत बढ़िया परमाणु अभ्यास किया है जिसके अंदर खतरनाक तरीके से परमाणु मिसाइलें यार्स 28 और 24 जैसी मिसाइलों को इस्तेमाल किया है। इसके अलावा 26 अक्टूबर को पुतिन ने बताया कि 21 अक्टूबर को जो हमने परमाणु अभ्यास किया था उसके अंदर हमने बुरेवेस्तनिक एक क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण किया है जो 14,000 किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी क्रूज परमाणु मिसाइल है जिसके पीछे पूरा परमाणु रिएक्टर लगा दिया है। यानी कि पुतिन ने ये ट्रंप को, नेटो को, यूक्रेन को बताया कि अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने बहुत प्यार से और तमीज़ से ट्रंप से बात की, उनकी गाजा पे तारीफ कर दी, तो उसका मतलब ये मत निकालो कि पुतिन या रशिया जो हैं वो डरे हुए हैं या कागजी शेर हैं। हम बहुत ही ताकतवर हैं और इसी ताकत के दम पर 29 अक्टूबर को क्या किया पुतिन ने, दावा किया कि हमने अपनी अब पोसाइडन, एक ड्रोन जिसका कहते हैं ना समुद्री ड्रोन, उसका इस्तेमाल किया है। असल में पोसाइडन एक कहते हैं ना टॉर्पीडो है परमाणु ऊर्जा से चलने वाला, और दावा किया कि 10,000 किलोमीटर तक बड़े आराम से मारेगा। और याद रखना हमारे टारगेट वो सारे दुश्मन हैं जो रूस के खिलाफ परमाणु षड्यंत्र रच रहे हैं। यहाँ पे पुतिन ने क्या किया, पुतिन ने 21 से 29 अक्टूबर के बीच 2 टूक समझा दिया कि याद रखिए रशिया की परमाणु क्षमताएं कमाल की हैं, वो दुनिया में कहीं भी अटैक कर सकती हैं। मॉस्को आराम से वाशिंगटन को चटका सकता है, चीर सकता है, और हमारी जो परमाणु मिसाइलें या परमाणु जो ड्रोन हैं उसकी जद में पूरी तरीके से वाशिंगटन आ रहा है। और यही वजह थी कि उन्होंने, जब पुतिन ने अपना टॉर्पीडो का कमाल दिखाया तो उसमें दावा किया गया कि दुनिया के 80% जो शहर हैं वो रूस की इस परमाणु टॉर्पीडो की जद में है। और ये आराम से अपने, कहते हैं जब शहर से
10 या 15 किलोमीटर दूर जब धमाका करेगी समंदर के अंदर, तो उसकी जो सुनामी उठेगी उसमें पानी के साथ रेडियो एक्टिव की एक ऐसी सुनामी होगी जो उस कहते हैं ना उस शहर का पूरा वजूद खत्म कर देगी। जैसे ही ये 2-3 चीज़ें हुई उसके बाद ट्रंप की जो थी ना बोलती बंद हो गई, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल गई। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, अब ये मामला हाथ से निकल रहा है, ये आदमी कुछ भी कर सकता है, ये 2035 तक का राष्ट्रपति बना हुआ है, मैं तो 28 में हो सकता उतार दिया जाऊं या हो सकता जीत जाऊं। अभी आपको बता दें जो ट्रंप हैं वो लगभग 80 साल के हैं और 73 साल के पुतिन हैं, तो हर लिहाज से अगर देखा जाए तो पुतिन का पलड़ा भारी है। एक तो यह है कि 2035 तक पुतिन को कोई हिलाने वाला नहीं है रशिया के अंदर, इनको इनके घर में ही लोग घुस घुस के मार रहे हैं। आपने देखा ही होगा, एक अफगानी शरणार्थी पर आरोप लगाया कि उसने वॉशिंगटन में घुसकर 2 उनके गार्ड्स को मार दिया, गोलीबारी कर दी। अब जो ट्रंप हैं वो खुद एक आतंकवादी के ऊपर बाइट देने को मजबूर हैं कि भाई हमारे ऊपर एक अफगान शरणार्थी ने अटैक कर दिया। आप अंदाज़ा लगाइए, जब एक अफगानी शरणार्थी आकर वॉशिंगटन में तुम्हारी दफ्तर के बाहर आके गार्ड्स को मार रहा है, आत्मघाती हमले कर रहा है, तुम उसको नहीं रोक पा रहे, तुम पुतिन को कहाँ से रोक लोगे? पुतिन के पास तो वो अभी हथियार हैं जिसका अभी सही से उसने इस्तेमाल भी नहीं किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 21 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बाद से रशिया की जो अग्रेसिव हमले थे वो कम से कम 10 से 15 गुना बढ़े हैं। आप उसका इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 60 दिनों के अंदर 10,500 हवाई हमले हुए हैं, जिसमें से 10,000 ड्रोन इस्तेमाल हुए, और 10,000 ड्रोन में भी क्या 70% शाहिद ड्रोन वो ड्रोन है जो ईरान से टेक्नोलॉजी मिली है या ईरान से मिली हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि रशिया की जो तैयारियां हैं वो बाकी देशों से कितनी ज़्यादा हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप के ऊपर आखिर ऐसा कौन सा प्रेशर आया कि अब वो 28 सूत्रीय एक प्रोग्राम लेके आए, फिर बाद में बोला गया कि उसको 19 सूत्रीय कर दिया गया है, और उसमें दावा किया गया है कि जेलेंस्की को थोड़ी रियायत दी जाएगी। रियायत कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। रशिया पुतिन ने 2 टूक बोला है कि याद रखिए 18 अगस्त 2025 को मेरी और ट्रंप से बातचीत हुई थी, मैंने अपनी शर्तें रखी थी और बताया था कि ये मेरी शर्तें हैं, मुझे यूक्रेन के ये 5 इलाके सौंप दो, पूर्वी यूक्रेन का ये बड़े बड़े इलाके मुझे दे दो, उसके बाद रूस जो है वो युद्ध विराम पर राजी हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो पुतिन का पलड़ा भारी है। आज वही जो लीक हुई है, जो रिपोर्ट लीक हुई है, या जो उनका जो 28 सूत्रीय 19 सूत्रीय जो प्रोग्राम लीक हुआ है, उसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जेलेंस्की को मटिया मेट कर दिया है, यूक्रेन पूरी तरीके से नोच खरोंच लिया है। नोच खरोच इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 500 अरब डॉलर का जो एक समझौता हुआ था दुर्लभ खनिज का अमेरिका और यूक्रेन के बीच, उसकी वजह से यूक्रेन की एक बहुत ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अब अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा, और पूर्वी यूक्रेन जो है वो पुतिन के पास पहले ही से आ चुका है। अभी जो रशिया की फोर्सेस का दावा है उसके मुताबिक उन्होंने 27% इलाका पहले कब्जा कर लिया था, 30% इलाके करीब हैं, और अकेले पूर्वी यूक्रेन का 55% पूरा इलाका उनके कब्जे में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक हो चुकी है। भयानक इसलिए हो चुकी है कि जो ट्रंप हैं उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस चीज़ को संभालूँ कैसे। अब ट्रंप ने क्या किया, स्टीव विटकॉफ को फिर से लगाया है और बोला है कि आप भाई पुतिन से मिलो, उनसे कहना भैया हाथ जोड़ लिए, अब तुम इसको रोको इसको, और मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए। 2026 में जो नोबेल का पुरस्कार का जो नामांकन होगा वो बहुत जल्द होने वाला है। अब ट्रंप को लग रहा है कि एक बार तो मेरा नाम आया नहीं, कम से कम दूसरी बार आ जाए। तो ये नोबेल का भूत और कहते हैं युद्ध का डैडी बनने का जो ख्वाब पाल रखा है ना ट्रंप ने, उसने सबको हैरान करके रखा है कि आखिर वो करे तो करे क्या। मैं यहाँ पर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इस समय यूरोप के कम से कम 5 ऐसे देश हैं जो पुतिन से बुरी तरीके से चिढ़े हुए हैं, रशिया को वो हर हालत में हारता हुआ देखना चाहते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे उभर के सामने आ रहे हैं वो हैं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज क्या है, वो युद्ध का मर्ज बन के रह गए हैं। युद्ध का मर्ज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि यूक्रेन युद्ध रुके। अगर यूक्रेन युद्ध रुका तो उनको डर है कि अमेरिका जो पुतिन है उनका अगला टारगेट जो होगा वो यूरोप का कोई ना कोई देश होगा। कम से कम 3 बाल्टिक देश जो हैं वो उसके टारगेट पे रशिया के हैं। तो इसलिए जर्मनी जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। आपको बता दें जो ईयू की चीफ हैं उर्सुला वान डार, उन्होंने क्या बोला है कि हम ऐसा कोई भी समझौता यूक्रेन में नहीं लागू होने देंगे जिससे यूरोप की सुरक्षा को खतरा हो। उनको यही नहीं अंदाजा है कि ट्रंप जो है वो पुतिन से पूरी डील कर चुके हैं, और पुतिन को रोकने में अगर थोड़ा बहुत कोई अपना हाथ पैर मार रहा है तो अमेरिका मार रहा है, बाकी ट्रंप को कोई वो पुतिन को कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट ये है कि जो रूस यूरोप है, यूरोप को सबसे ज़्यादा खुंदस इस बात पर आई है कि भाई ये जो डील हो रही है ये कौन से हिसाब से डील हो रही है कि पुतिन जो कि हर बात को ट्रंप मानते चले जा रहे हैं। पुतिन की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूरोप को लगता है, नेटो को लगता है, अमेरिका को लगता है कि जो हमने रूस की संपत्तियाँ
जो यूरोप में फैली हुई हैं वो करीब 100 अरब डॉलर की हैं। अब 100 अरब डॉलर को क्या करेंगे, रूस की संपत्तियों को जब्त करेंगे, उसको बेचेंगे और उस 100 अरब डॉलर के पैसे को यूक्रेन के पुनर्निर्माण में लगाएंगे जब युद्ध रुकेगा। तो यहाँ क्या है, रशिया भी अच्छे से जानता है कि तुम मेरी संपत्तियों को पहले सीज करोगे, उसके बाद उस संपत्तियों से यूक्रेन को नया बनाओगे, उसको हथियार खरीदोगे। तो उसने साफ साफ बोला है कि याद रखिए कि नाटो में हम यूक्रेन को कभी शामिल नहीं होने देंगे, कोई विस्तार नहीं करने देंगे, उसकी सेना का घातक हथियार नहीं लेने देंगे। जैसे आपको याद होगा जब यूक्रेन बना था तो उसके सारे परमाणु हथियार कहाँ चले गए थे, रशिया के पास चले गए थे। रशिया यहाँ पर दोबारा से वही काम करने जा रहा है और वो यूक्रेन को निहत्था बना के रखेगा और कहेगा कि तुम सांस तो लोगे लेकिन जितनी हम चाहेंगे उतनी लोगे, तुम खाना तो खाओगे लेकिन जितना हम चाहेंगे उतना ही खाओगे, तुम्हारी सरहदें हम तय करेंगे, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी यूरोप नहीं पूरी तरीके से रूस के रहमो करम पे रहेगी। इसीलिए जो यूरोप की जो सुरक्षा गारंटी की बातें हो रही ना, वो उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं पुतिन के तेवरों ने और उसकी स्ट्रेटेजी ने। अभी के जो हालात हैं उसके मुताबिक इस वक्त लगभग 33 लाख ड्रोन इंजन जो चीन से मिले थे वो रशिया के लिए बड़ा ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, करीब 1.5 महीने पहले खबर लीक हुई थी कि जो 33 लाख ड्रोन इंजन भेजे गए थे चीन से, वो कहाँ गए थे। पता चला कि 33 लाख जो ड्रोन इंजन थे वो अमेरिका भेजे गए थे और उसमें से 70% जो इस्तेमाल हुए हैं 33 लाख ड्रोन में से, उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो ईरान का शाही ड्रोन है जो इस वक्त सबसे बड़ा कयामत बन चुका है यूक्रेन के लिए। तो यहाँ पर स्थिति क्या है, यहाँ पर जो ट्रंप समझ रहे थे कि मैं गाजा, हमास और फिलिस्तीनियों की तरह सीज फायर कर दूंगा और ट्रंप को दबा लूंगा, वो उनका सपना चकनाचूर हो चुका है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूरोप को क्यों लगता है कि जो ट्रंप हैं वो लालच में फंस गए हैं और उनको ये युद्ध नहीं मिल रहा है। ये कोई बिग युद्ध नहीं है, ये कोई कहते हैं डैडी नहीं है युद्ध के। ये क्या कर रहे हैं, जो वॉर के बिजनेसमैन बन गए हैं और दोनों हाथों से यूक्रेन को भी लूट चुके हैं, अब यूरोप को भी लूटने जा रहे हैं। वो कैसे लूटने जा रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए। असल में जब अभी आने वाले दिनों में क्या होगा, पूरा यूरोप मिलकर 100 अरब डॉलर का चंदा इकट्ठा करेगा या पैसा इकट्ठा करेगा, वो यूक्रेन को देगा और यूक्रेन से उसका पुनर्निर्माण होगा। इधर जो 100 अरब डॉलर की संपत्तियां रशिया की जब्त की गई हैं उसको बेचकर यूक्रेन में पैसा लगाया जाएगा। यानी कि यहाँ पे करीब 200 अरब डॉलर जो हैं वो पूरी तरीके से यूक्रेन के ऊपर इन्वेस्ट किए जाएंगे। अब यहाँ खेल क्या हुआ है, खबर ये आ रही है कि जो 200 अरब डॉलर यूरोप और रूस की संपत्तियों को बेच के इकट्ठा किया जाएगा, उसका 50% का जो फ़ायदा मिलेगा, उसके ऊपर जो फ़ायदा मिलेगा वो अकेले अमेरिका को मिलेगा, अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को मिलेगा। आपको याद है ट्रंप ने बड़ा ही स्मार्ट तरीके से 5% पहले 5% का जो नाटो का बजट था वो बढ़ाया, उससे सारे हथियार यूरोप से कहा कि आप हमसे खरीदिए। किसी को F-35 दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, कम से कम यूरोप की जो 4 देश हैं वो बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं कि ट्रंप ने यूक्रेन का युद्ध का मजा भी ले लिया, नोबेल पुरस्कार भी ट्रंप लेके चले जाएंगे और जो यूरोप का पैसा, नाटो का पैसा है वो भी पूरा हड़प लेंगे और यूक्रेन के जो खनिज हैं, जो खनिज दुर्लभ खनिज है वो भी हड़प लेंगे। तो हमें मिला क्या, हम तो कहीं के नहीं रह गए, हमें तो कल को फिर से रशिया मारेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो यूरोप था उसने बोला कि एक काम करिए, हमें भी तो कुछ धंधे में मिलना चाहिए। आपको बता दें, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि मानवता होती है, फलाना होता है, ये कुछ नहीं होता युद्ध में। आप समझिए जो ट्रंप अपनी खुशामद से एक युद्ध रुकवा सकते हैं, उनको इस पे भी तरस नहीं आता कि हर हफ्ते 7 से 8 हज़ार सैनिक रूस और यूक्रेन के मारे जा रहे हैं जंग के मैदान में। और उनके स्टीव विटकॉफ क्या कहते हैं कि अगर आप पुतिन से कहेंगे कि ट्रंप की चमचागिरी करिए तो वो आपकी शर्तें मान लेंगे, युद्ध रुक जाएगा। यानी कि कितना सरल है उनके लिए लोगों का मरना और अपनी चमचागिरी कराना। तो ट्रंप की जो आदत है वो उसका खुलासा इस और कहते हैं ना कॉल लीक से हुआ है और उसने हैरान कर दिया है पूरे यूरोप को कि भाई हमें क्या मिला। इसीलिए आपने देखा होगा कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस डील यूक्रेन से करने को तैयार हैं। उनको लगता है कि अगर युद्ध के मौके पे अगर हम डील फाइनल कर लेंगे, जेलेंस्की से साइन करा लेंगे, तो कल को क्या होगा, कम से कम कुछ तो कमाई हमारी यूक्रेन से हो जाएगी। इसीलिए 100 राफेल जेट तुरंत फ्रांस देने को तैयार है। उसने कहा कि हम आपको 100 राफेल जेट देंगे, आप रूस को मारिएगा। 100 राफेल जेट अभी मिलने ही वाले नहीं है, उसको मिलने में 5 से 10 साल लग जाएंगे और फिर उसकी ट्रेनिंग होगी, फिर अटैक होगा, कहाँ से हो पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि स्वीडन ने 150 ग्रिपेन फाइटर जेट देने का वादा कर दिया है, उससे भी डील हो चुकी है। तो कहने का मतलब स्वीडन भी अपनी मलाई चाटने की तैयारी में बैठा है। इधर
ब्रिटेन पहले ही से बोल चुका है कि भाई हम 5,000 मिसाइलें छोटी से बड़ी हर रेंज की यूक्रेन को देंगे। तो सबको अब मलाई चाटनी है यूक्रेन से। अब इसमें पिस कौन रहा है? मीट की चक्की में पिस कौन रहा है? मीट की चक्की में पिस रहा है यूक्रेन। मीट की चक्की इसलिए बोल रहे हैं कि बार बार बाइडेन ने भी, जब राष्ट्रपति बाइडेन थे अमेरिका के, तो कहते थे कि यूक्रेन की ज़मीन जो है वो रशियन सोल्जर्स के लिए मीट ग्राइंडर है, मीट की चक्की बन गई है, मांस की चक्की बन गई है, जहाँ हर दिन हजारों रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि पुतिन ने पूरी तरीके से बाजी पलट दी है। लगभग 4 साल की जंग, आज को अगर मिला लें दिन या लमसम हम बता दें तो 1375 दिन हो चुके हैं। 1375 दिन का मतलब ये हो गया कि रूस ने इतने दिनों में देख लिया किसकी क्या औकात है, किसके एयर डिफेंस में कितना पोटेंशियल है। आप देखिए अब रूस के जो ड्रोन अटैक हैं, मिसाइल अटैक हैं, वो 70 से 80% तक सफल हो रहे हैं। पहले कहाँ 30-35% सफल होते थे। यानी रूस ने सारे डिकोड कर लिए हैं यूरोप के, अमेरिका के एयर डिफेंस, जिसकी वजह से उसकी जो मिसाइलें हैं रशिया की, वो आराम से दंदनाती हुई आती हैं और उड़ा देती हैं। अकेले कीव में, आपको मैं बता रहा हूं, अकेले कीव के अंदर पिछले 1 हफ्ते के अंदर 1100 से ज़्यादा हमले हुए हैं। 1100 से ज़्यादा हमले, उसमें हर तरीके का हमला है, ज़मीनी भी हमला, वो ड्रोन हमला भी है और मिसाइलों का भी हमला है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि जेलेंस्की के हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। वो पूरी तरीके से रहमो करम पर हैं। और जो बात शुरू से कही जा रही थी कि इस युद्ध को 24 फरवरी 2022 को इस युद्ध को पुतिन ने शुरू किया था, और आप याद रखिएगा, इस युद्ध को याद रखिएगा पुतिन ही समाप्त करेंगे और उनकी शर्तों पे समाप्त होगा। और रशिया जो है उसने एक बात और कह दी है और ट्रंप ने उसमें हाँ में हाँ भी मिला दी है तो खबर जुलाई 2025 की, लेकिन इस खबर को इसलिए बताना जरूरी है कि जो इस वक्त एक कहते हैं ना संगठन है G7, वो अब G8 हो जाएगा जैसे ही रशिया इसमें शामिल होगा। रशिया ने एक शर्त रखी है कि जब सीज फायर होगा तो इसमें आपको रशिया को G8 में शामिल करना होगा, और ट्रंप ने बोला कि नहीं बिल्कुल G8 में हम रखेंगे। पहले G8 में था रशिया, लेकिन उसको निकाल दिया गया था। उसका कहना था कि 2014 में रूस को G8 से निकालना एक बहुत ही घातक कदम था। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो मैं G8 से रशिया को बाहर नहीं निकालता। और मैं अब मैं आपको बता दूं कि वो चाहते हैं अगर G8 में रशिया आ जाएगा तो यूरोप जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। अब देखिए ट्रंप का लॉजिक क्या है, यूरोप से बोल रहे हैं कि आप एक काम करिए, G8 में रशिया को शामिल कर लीजिए, उसको सारी सुविधाएं दीजिए, उसके हल्के हल्के जो प्रतिबंध हैं उसको कम करिए, फिर आपके ऊपर रशिया अटैक नहीं करेगा। कुल मिलाकर खेल ये है कि पुतिन ने अब साबित कर दिया है कि तुम मुझसे परमाणु जंग करने लायक हो, ना जमीन पे जंग करने लायक हो, ना हवा में करने लायक हो, ना टेबल पे करने लायक हो। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। मैं एक पेपर दूंगा, उस पर तुम लोग साइन करो और उसके बाद इस युद्ध को हम समाप्त करेंगे। कुल मिलाकर पुतिन ने जो है बुबाजी पूरी तरीके से पलट दी है। और मैं आपको यकीन से बताता हूं कि ये जो 20 सूत्री 28 सूत्री बना रहे हैं, ये किसी का कोई सूत्र नहीं है, सारे पुतिन के सूत्र हैं, फॉर्मूले पुतिन के हैं, और वही तय करेंगे कि रूस यूक्रेन जंग का क्या अंजाम होगा। और आप देखिएगा 24 से 48 घंटे के अंदर कोई ना कोई एक बड़ी खबर जरूर आएगी। आप मेरी टिप्पणियों पे जरूर टिप्पणियां करिए, मुझे आपकी टिप्पणियां पढ़ने में बहुत आनंद आता है और बहुत सारी चीजें मुझे उससे सीखने को मिलती हैं। आपकी जो राय है वो बेबाक होती है, इसका हम आपको कहते हैं ना धन्यवाद देते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।